A 50-year-old journalist from Delhi lost 1.86 crore in an online scam. A retired government official in Noida was duped for rupees 1.19 crore, and a 27-year-old woman from Ahmedabad was forced to undress on a webcam before being extorted for the 5 lakh rupees by cybercrime. Hyderabad resident A.V. Mohan Rao, a 79-year-old retired consultant, lost rupees 2 crore to scammer posing as officers from Mumbai police. Two arrested for duping retired Major General of rupees 83 lakh through digital arrest in Chandigarh. हैदराबाद की एक 85 वर्षीय महिला को भी स्कैमर्स ने अपना शिकार बनाया। मुंबई से साइबर क्राइम अधिकारी बनकर 8 ठगों ने महिला को 5.9 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के लिए किया मजबूर। जी हां, हाल के दिनों में ये खबरें बहुत सुर्खियों में रही हैं। यही नहीं, इसके अलावा और भी खबरें आई थी। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। तकरीबन 2 महीना पहले मेरे मोबाइल पे मुझे एक फ़ोन आता है। कहा जाता है कि आपका टीनेज बेटा हमारी कस्टडी में है। मैं फलां फलां पुलिस चौकी से बोल रहा हूं। इसे हमने एक क्राइम के तहत पकड़ा है। आप क्या उसके फादर बोल रहे हैं? और अगर आपको उस बच्चे को बचाना है तो हमारे साथ जल्द संपर्क करें, और एक नंबर लिखवाया। मैं घबराया। पिता था, ऑफिस बैठा था, अपनी वीडियोज़ के बारे में रिसर्च कर रहा था। लेकिन फिर क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ, आसपास की खबरों से थोड़ा सा परिचित रहता हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पर नज़र रहती है, तो मेरा दिमाग ठनका। मैंने तुरंत अपने घर फ़ोन किया, पता किया कि बेटा कहाँ है। तो पता लगा कि बेटा तो अपने कमरे में पढ़ रहा है। तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि दरअसल मुझे स्कैम करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ी देर बाद मुझे फिर फ़ोन आता है कि कहा आपने बताया नहीं कि आप क्या करने वाले हैं। तो मुझे उस वक्त इतना कुछ नहीं सोचा था, तो मैंने तुरंत कह दिया कि भाई साहब, आप जो भी हैं कहीं और ट्राई कर लीजिए, आप गलत जगह ट्राई कर रहे हैं। ऐसे ऐसे स्कैम हम दिन में हज़ारों बार पढ़ते, देखते हैं और सुनते हैं। बात ख़त्म हुई, उसके बाद मुझे कोई कॉल नहीं आया। लेकिन बाद में मुझे स्ट्राइक किया कि मुझे इतनी आसानी से उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। थोड़ा सा कुछ और एक पत्रकार के नाते मैं उनसे कुछ और जानने की कोशिश कर सकता था। लेकिन खैर छोड़िए, ये वो वक्त था 2 महीने पहले। उससे कुछ महीने पहले मेरे पास एक शख्स आया, कहा कि चौहान साहब, मेरे साथ ऐसे ऐसे एक धोखा हुआ है, मुझे लूटा जा रहा है, मैं अब 50,000 दे चुका हूँ, मुझसे अभी 4.5 लाख और मांगे जा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ? तो कहा कि मैं रात को अपने बेड पे लेटा था, वो रिटायर्ड थे बेचारे, और उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। तो कहा मैं अपने कमरे में लेटा था, तो मुझे व्हाट्सएप पे एक वीडियो कॉल आया। तो कहा मैंने वीडियो कॉल उठा दी, तो सामने एक लड़की थी 21-22 साल की। तो वो मुझसे बातें करने लगी। तो कहते मैं भी बातें करने लगा। फिर कह रहे बातचीत करने के बाद उसने फ़ोन काट दिया। फिर 2-3 दिन ये सिलसिला जारी रहा। फिर तकरीबन चौथे दिन फिर उसका जब फ़ोन आया तो वो कहने लगी कि चलिए हम बहुत दूर हैं। उसने कहा था मैं पश्चिम बंगाल से बोल रही हूँ और आप यहाँ पर हो। तो कहा कि बातों बातों में उसने मुझे कन्विंस कर दिया कि मैं अपने कपड़े उतारूँ। कहा मैंने अपने कपड़े उतारे, और उधर से वो भी कहने लगी कि मैं भी अपने कपड़े उतारूंगी और दोनों एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखेंगे। तो कहा मैंने अपने कपड़े उतारे। जब मैंने उससे कहा कि अब आप भी कीजिए ऐसा, तो उस लड़की ने कहा कि कोई आ गया है, मैं बाद में आपको कॉल करती हूँ, और वो फ़ोन काट के चली गई। उसका फ़ोन तो नहीं आया वापस। अगले दिन से ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई उस शख्स की कि ये आपका ऐसे ऐसे वीडियो है जहाँ आप ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, आप हमें पैसे दे दीजिए वरना हम ये सोशल मीडिया पर डाल देंगे। फिर कहा उस शख्स ने विश्वास नहीं किया, तो एक वीडियो, एडिटेड वीडियो उसके पास आता है जिसमें वो दिख रहा है बिना कपड़ों के, और सामने दूसरी लड़की भी बिना कपड़ों के दिख रही है, और बातें सारी रिकॉर्डेड थी। वो शख्स डर गया। तो जब उससे पूछा कि कितने पैसे चाहिए आपको, तो उन्होंने कहा 5 लाख चाहिए।
तो उस शख्स ने डर के मारे अपनी इज्जत बचाने के लिए 50,000 उनको ट्रांसफ़र कर दी, जिस भी अकाउंट में उन्होंने कहा था। लेकिन वो कहा कि नहीं, हमें तो पूरे 5 लाख चाहिए। तो उस शख्स के पास नहीं थे, रिटायर्ड आदमी था। तो उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये आपके रिश्तेदार हैं, ये आपका बेटा है, ये आपकी बहू है, ये आपके रिश्तेदार हैं, ये इन सब के हमारे पास नंबर है, फेसबुक कॉन्टैक्ट है, हम इन सब को आपका ये वीडियो भेज देंगे। तो वो इंसान इतना डिप्रेशन में आ गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। तो अचानक उन्हें हमारा दफ्तर दिखाई दिया, तो हमारे पास आए। तब मैंने उन्हें बताया कि ये एक नई तरह का फ्रॉड है जहाँ पर इस तरह से लोगों को फंसाया जाता है, और मैंने उन्हें तुरंत जो साइबर क्राइम सेल है पुलिस का, उनसे कांटेक्ट कराया और फिर उनको किसी तरह से शांत करवाया। 2 तरह के क्राइम आपको मैंने डिजिटल क्राइम बताया। अब तीसरा आजकल नया चला है, वो है डिजिटल अरेस्ट। आपने बहुत से मामले डिजिटल अरेस्ट के सुन लिए होंगे। कुछ दिन पहले बाकायदा देश के प्रधानमंत्री ने भी अपने जो बात होती, टीवी प्रोग्राम होता है उनका, मन की बात, उसमें जिक्र किया, कहा 120 करोड़ से ज़्यादा इस देश का पैसा डूब चुका है इस डिजिटल अरेस्ट में। तब से लेकर ये देश डिजिटल अरेस्ट पे बात करने लगा है। उसके बाद आपने देखा होगा सोशल मीडिया हर जगह पर डिजिटल अरेस्ट को लेकर वीडियोस की बाढ़ आ गई है। कोई अपने किस्से सुना रहा है तो कोई बता रहा है कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। लेकिन कोई आपको ये क्यों नहीं बता रहा कि डिजिटल अरेस्ट का ये जो साइबर क्राइम कह लो आप, डिजिटल अरेस्ट कह लो, सभी तरह के क्राइम्स को कह लो आप, ये भारत में बढ़ क्यों रहे हैं? कम होने की बजाय लगातार नए नए तरीके से ये साइबर क्राइम क्यों हो रहे हैं? ये डिजिटल अरेस्ट का नया चलन क्यों शुरू हुआ है जिसमें इतने लोग फंस रहे हैं? इतना पैसा प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं 120 करोड़ से ज़्यादा का वो हो चुका है, तो फिर ये हो क्यों रहा है? साइबर एक्सपर्ट्स की बात करें तो साइबर एक्सपर्ट कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी देश की कानून व्यवस्था पर है, क्योंकि साइबर क्राइम को लेकर हम लोगों के कानून इतने सख्त नहीं है। और दूसरी बात, जब साइबर क्राइम हो चुका होता है, ट्रेंड बन चुका होता है, उसके बाद हम उस पर कानून बनाते हैं, और जब तक वो कानून बनता है ये क्रिमिनल्स किसी और तरह का साइबर क्राइम ढूंढ लेते हैं। हमारे लॉज इतने लचीले हैं, हमारे कानून इतने लचीले हैं कि वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। ये कहते हैं साइबर क्राइम के एक्सपर्ट। लेकिन वजह कुछ और भी हो सकती है कि क्यों हमारे देश में इतने साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हमारी सबसे बड़ी एजेंसी है जो क्राइम का पूरा रिकॉर्ड रखती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCREB, उनके हिसाब से जो साइबर क्राइम्स के मामले जो रिपोर्ट हुए थे वो थे 2017 में थे 3,466। सिर्फ 2017 में 3,466 साइबर क्राइम के मामले दर्ज हुए थे। 2018 में आंकड़ा 3,353 का था, मामूली सी बढ़त, बल्कि मामूली सी बढ़त भी नहीं, थोड़े कम हुए थे। 2019 में 6,229 मामले, 2020 में 10,395 मामले, 2021 में 14,007 मामले जो दर्ज हुए थे, और 2022 में 17,470 मामले दर्ज हुए थे साइबर क्राइम के। लेकिन वॉपिंग, हैरान कर देने वाला, 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर हो जाता है 11,28,265। 2022 में 17,470 जो बढ़कर 2023 में हो गए 11,28,265 मामले। ये तो वो हैं जो रिपोर्टेड है साइबर के मामले। इतना इंक्रीज इस देश में साइबर क्राइम्स का हुआ है, और ये आजकल नया ट्रेंड चला है डिजिटल अरेस्ट का। डिजिटल अरेस्ट क्यों हो रहा है? डिजिटल अरेस्ट पे क्या रोक लग सकती है? कैसे रोका जा सकता है, या इसकी वजह क्या है? ये जानने से पहले थोड़ा सा मैं भी आपको बता तो दूं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, इसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है। देखिए, अब आपने बहुत सारे मामले सुने होंगे, फिर भी मैं बहुत छोटे शॉर्ट में आपको समझाता हूं कि डिजिटल अरेस्ट में होता यह है कि आपके पास एक कॉल आता है, और मोस्टली वो कॉल आ रहा है कुरियर सर्विस के मामले से कि जी आपका एक कुरियर है और ये आपके आधार लिंक इसके साथ है, ये नंबर है, इसको लेके कुछ दिक्कत है।
तब आप पूछते हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, तो आप कहते हो, पहली बात तो ये कहते हो कि मैंने ये कुरियर नहीं भेजा है। तो आपको कन्विंस किया जाता है कि इसके साथ आपका आधार लिंक है, आपका आधार का मिसयूज़ हुआ है और ये कुरियर कहीं जा रहा था, इसको पुलिस ने पकड़ लिया है। और ज़्यादातर मामलों में कहा जाता है कि इसमें ड्रग्स है या कोई इल्लीगल सब्सटेंस है। कोई भी आम आदमी घबरा जाता है जब उसको लगता है कि मेरा आधार कार्ड इसके साथ लिंक है और कुरियर कंपनी मुझे फ़ोन कर रही है। तो वो कुरियर कंपनी का जो बाशिंदा या शख्स जो भी आपके साथ बात कर रहा हो, बड़े प्यार से आपको कहता है कि ये मामला सुलझ जाएगा, ये मैं आपको पुलिस को ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ये लाइन आपका फ़ोन ट्रांसफ़र कर देता हूँ मैं पुलिस स्टेशन में, उनको आप बता दीजिएगा कि ये मेरा नंबर आधार जो है मिसयूज़ हुआ है, तो वो आपका बयान दर्ज करके आपको इस मामले से निकाल देंगे। तो इंसान तैयार हो जाता है। फिर आपकी कॉल ट्रांसफ़र की जाती है पुलिस को। तो पुलिस पहले बड़े प्यार से आपसे बात करती है, सारा मामला जानने की कोशिश करती है। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं कि हम आपको कॉल करते हैं, हम चेक कर लेते हैं क्या है। फिर थोड़ी देर बाद आपको कॉल आती है और आपको फिर पुलिस के लहजे में बदलाव बहुत ज़बरदस्त तरीके से नज़र आएगा। फिर वो पुलिसिया बिहेवियर आपको दिखेगा, जहां आपको डराने की कोशिश की जाएगी कि आपका तो ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपके आधार के साथ तो ये क्राइम हुआ है, आप हवाला चलाते हैं, आप ये चलाते हैं, वो चला, जितने इंटरनेशनल बड़े बड़े क्राइम्स हैं जिसमें आपको लगता है कि पता होगा, आपको ज़्यादा सुना होगा कि उसमें ज़मानत भी नहीं मिलेगी आपको, ऐसे सारे क्राइम से आपको डराया जाता है कि आप इनका सबके साथ आपका संबंध है। आपको कहा जाता है आप चलाते हैं ये सब चीज़ें या चलाती हैं। फिर आदमी कहता है कि नहीं, ये सब मैंने नहीं किया है, तो फिर गुहार लगाता है कि बताइए मैं इससे कैसे बच सकती हूँ। फिर वो बड़े स्टाइल से कहते हैं कि हमारे सीनियर आपसे बात करेंगे, वीडियो कॉल के ज़रिए आपसे संपर्क किया जाता है सीनियर द्वारा, आपसे बड़े प्यार से पूछता है। फिर वो भी पहले आपको डराने की कोशिश करता है, फिर आपको समझाने की कोशिश करता है कि हम जो है आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और मामले को सुलटा उल्टा करेंगे, या जो भी आपसे पैसे की एक डिमांड की जाती है, कितना पैसा आप दे दीजिए तो हम इस मामले को मान लेंगे। ये तो है मोडस ऑपरेंडी। लेकिन ये जो डिजिटल अरेस्ट, जिस शब्द का यूज किया जा रहा है डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, इसका मतलब क्या है? डिजिटल अरेस्ट का मतलब ये है कि वो आपको ये एहसास दिला देते हैं, पूरा विश्वास दिला देते हैं कि आप सबसे पहले तो अपने आसपास के जितने नेट कनेक्शन है बंद कर दीजिए। वो व्हाट्सएप या स्काइप के जरिए आपके साथ वीडियो कॉल पर रहते हैं। फिर आपको एहसास दिलाएंगे कि आपकी हर एक्टिविटी पे उनकी नज़र है। कहने का मतलब है कि आपको ये एहसास दिला जाएगा कि मैं अगर खांस भी रहा हूं तो वो लोग देख रहे हैं, मेरे चारों तरफ कैमरे लगे हैं, मैं जहां जाता हूं या जाती हूं मुझे फॉलो किया जाता है। एक तरह से डिजिटली आपको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है या अरेस्ट कर दिया जाता है, मतलब कैमरे की नज़र से आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। कैमरा आपको हर वक्त देख रहा है, उसको कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। फिजिकल अरेस्ट नहीं है, डिजिटल अरेस्ट है। और आपको उस बातचीत के दौरान एक नकली अरेस्ट वारंट भी दिखा दिया जाता है कि ये आपका अरेस्ट वारंट निकला हुआ है बाकायदा कोर्ट से। एक मामले में तो बल्कि मैं कहीं पढ़ रहा था, एक मामले में तो बाकायदा अदालत लगाई गई। अदालत में एक नकली अदालत लगाई गई उस शख्स के सामने और उस शख्स को बिठाया गया और उस नकली अदालत में वकील भी थे, जज भी थे, सब कुछ थे। इस डिजिटल अरेस्ट में आपको एक पुलिस ऑफिसर दिखेगा जिसके पीछे पूरा पुलिस स्टेशन का सेटअप होगा, जहां वॉल पे आपको महात्मा गांधी की फोटो दिखेगी, सब कुछ दिखेंगे, पुलिस मेडल और वो जो भी होता है पुलिस ऑफिसर के पीछे जो बैकड्रॉप पे दीवार पे, तो सारी चीज़ें दिखेगी और वो पुलिस ड्रेस में होगा पूरा बाकायदा। ऐसे दिखाया जाएगा कि जैसे वो सच में कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर है। और एक मामले में बाकायदा अदालत तक दिखा दी गई थी, अदालत का सेटअप तक दिखाया गया था पूरा कि अदालत चल रही है, छोटी जो अदालत होती है लोकल अदालत। ये इस लेवल तक वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए आपको डरा देते हैं। इसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डिजिटल अरेस्ट भारत में क्यों बढ़ रहा है? उसकी वजह यह है, मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है, हाल ही में भारत सरकार के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं संजय जाजू। उनके हिसाब से भारत में सबसे ज़्यादा वजह जो ये साइबर क्राइम बढ़ने की वो है भारत में बढ़ता इंटरनेट का जाल। भारत में इस वक्त तकरीबन 90 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और जो यूपीआई को भी इस्तेमाल करते हैं, जो बनाता है दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इंटरनेट और यूपीआई इस्तेमाल करने वाला देश।
इतने इंटरनेट यूज करने वाले हमारे देश में लोग हैं 90 करोड़। लेकिन इंटरनेट यूज का क्या नुकसान हो सकता है, इंटरनेट यूज से कैसे बचा जा सकता है, इसका मिसयूज कैसे रोका जा सकता है, इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। हमारे देश में इंटरनेट यूज करना जानते हैं सब लोग, यूट्यूब, फेसबुक सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन आप जो डाटा अपने मोबाइल में या अपने किसी उस इंटरनेट के इस्तेमाल करते हुए लैपटॉप, कंप्यूटर में जो भी डाटा डालते हैं, उसका कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिसयूज हो सकता है, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। इसी का नतीजा है कि एक साल में 2023 में 11 लाख से ज़्यादा साइबर क्राइम के मामले भारत में दर्ज हुए, जो कि उससे ठीक एक साल पहले 2022 में तकरीबन 22,000 के आसपास थे, 17,470 थे। इतना इंक्रीज एक साल में आया। और इंटरनेट यूज़र खास करके जब से जियो ने मुफ्त इंटरनेट वाला सिस्टम चलाया और उसके बाद इंटरनेट की ऐसी लत लगी कि हर एक आज की डेट में शख्स आपको मोबाइल पे चिपका नजर आता है। मार्च 2024 में बाकायदा गृह मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज के जरिए लोगों से इस चीज़ को लेकर सावधान रहने की अपील भी की थी कि साइबर क्राइम्स के जरिए आपको कैसे लूटा जा रहा है, लेकिन फिर भी इस देश में जागरूकता नहीं बढ़ी। आपको जानकर हैरानी होगी, जितने मैंने शुरू में मामले आपको सुनाए, सब मामलों में लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे, उसके बावजूद इस तरह के साइबर क्राइम में फंसे। ये इतने प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है। आप में से भी कभी कोई अगर इस साइबर क्राइम की चपेट में आता है तो ध्यान रखिएगा कि आपको सीधा सीधा तुरंत फ़ोन करना है 1930 पर। स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 1930, इस पर तुरंत संपर्क करके, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे अपनी सारी कहानी आपको बतानी है। और अगर आप इस पे नहीं कर सकते तो एक वेबसाइट भी है, आपकी स्क्रीन पे वेबसाइट का नाम आ रहा होगा, वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in। इस पर भी जाकर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि ये सब चीज़ें तो बाद में करता है आदमी, इससे बचा कैसे जाए? बचा सबसे पहले यही जाएगा कि जब भी आप इंटरनेट यूज़ करें तो सोच समझ कर, बहुत सारी आजकल आप कुछ भी खोलिए, सबसे पहले आपका ईमेल या फ़ोन नंबर मांगा जाता है। कहीं भी रजिस्टर करना हो या कोई फ्री का पेज भी खोलना हो तो अक्सर आपसे ये मांगा जाता है। ई कॉमर्स साइट भी आपसे ये सब चीज़ें मांगती है। तब तक अपना फ़ोन नंबर और ईमेल मत डालिए जब तक आपको ये कंफर्म नहीं हो कि हाँ आपको इसकी सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपको ये चाहिए ही चाहिए। जितना हो सके टालिए, हो सके ऐसी जगहों पर जाइए शॉपिंग के लिए या कुछ और सर्च करने के लिए जहाँ पर ये सब चीज़ें ना करनी पड़ती हो। नंबर 2, आप अगर घर के बड़े हैं, अगर आपके घर में कोई टीनेज बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, उन्हें अभी से साइबर क्राइम के बारे में जो भी हो रहा है लेटेस्ट, सब तरह की चीज़ों से अवगत कराइए। उन्हें सावधान रखिए कि अगर कभी भी ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य से संपर्क करेंगे, खास करके माँ बाप से संपर्क करेंगे। अगर बुज़ुर्ग हैं तो अपने बच्चों से संपर्क करेंगे, क्योंकि बुज़ुर्ग और बच्चे जो 20 साल से 21 साल से नीचे के बच्चे हैं, वो आराम से ऐसी चीज़ों के लपेटे में आ जाते हैं। आप के घर में अगर बच्चे हैं, कहीं हॉस्टल में पढ़ते हैं, दूर पढ़ते हैं, अक्सर उन्हें इस चीज़ का झांसा देकर बेवकूफ़ बनाया जाता है कि आपके माँ का या बाप का या किसी का एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ पर ऐसा है, आप ज़रा तुरंत, या तो उनसे पैसे मांगे जाते हैं या उन्हें कोई एक ऐसा नंबर मांगा जाता है जिससे वो कांटेक्ट कर सके और बच्चा दे देता है। ऐसी हालत में भी बच्चों को आपको पहले से बताना है कि अगर ऐसा कोई आपके पास आए तो आप पहले अपने माँ बाप को फ़ोन मिला के कन्फर्म कर लीजिए कि ऐसा है या नहीं है। सेकेंडली, आपको मैं एक चीज़ जो सरकार भी कहती है वो आपको बताना ज़रूरी है कि कोई भी सरकारी एजेंसी या कोई भी सरकारी अदालत या जो कुछ भी या कोई भी सरकार से जुड़ी एजेंसी है जो लॉ इन्फोर्समेंट से जुड़ी है, कानून व्यवस्था से जुड़ी है, वो ना ऑनलाइन कोई बयान दर्ज करती है, ना ही ऑनलाइन कोई आपको सोल्यूशन देती है और ना ही कोई ऑनलाइन अदालत नाम की चीज़ होती है। ऑनलाइन अदालत की परमिशन तब मिलती है कि आप स्पेशल
मेन कोर्ट में जाके एप्लीकेशन डालेंगे। अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ आप फिजिकली नहीं आ सकते, स्पेशल केसेस में आपको अदालत परमिशन देगी कि आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं, तभी आप ऑनलाइन हो सकते हैं, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं होता। और ऑनलाइन आपके बयान दर्ज करने का ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, तो इस पे मत आइएगा। और दूसरी बात, जब भी कोई आपसे ये कहे कि आप स्काइप पे आइए या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आइए, इंटरनेट बंद कर दीजिए, जो है वो अपना डाटा बंद कर दीजिए, मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर हो सके, अगर आपको ऐसी कोई कॉल आती है, हो सके तो रिकॉर्ड कर लीजिएगा ताकि आगे पुलिस को छानबीन करने में आसानी हो और उसे सहायता मिले। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि जागरूक रहिए। इंटरनेट से रिलेटेड या साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी जानकारी जहाँ भी मिले, नेट पे मिले, चाहे आपको किताबों में मिले या किसी से पर्सनल मिले, लेते रहिए और इस मामले को लेकर जागरूक बने रहिए। फिलहाल इस पहले एपिसोड में इतना ही। आगे आपको अच्छे अच्छे सब्जेक्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड बाय।